संधारित्रों का समूहन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे संधारित्र एक युक्ति है जिसमें क्या है, उसकी धारिता, चालक की धारिता बढ़ाई जाती है। चालक की धारिता कैसे बढ़ाई जाती है? चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन किए बगैर, बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। वह युक्ति है संधारित्र। अब विद्युत परिपथ में हम जब संधारित्र का उपयोग करते हैं तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आवश्यक धारिता वाला संधारित्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो आवश्यक धारिता अर्थात ऐसा संधारित्र जिस किसी खास मान की धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता है वह मान उपलब्ध नहीं है, तब की स्थिति में दो या दो से अधिक संधारित्रों को समूहित करके आवश्यक धारिता वाला संधारित्र प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक संधारित्रों का समूहन करते हैं। उस समूहन का जो धारिता का मान प्राप्त होता है, परिणामी धारिता का मान, वह आवश्यक जिसकी आवश्यकता रहती है उसके बराबर होता है। यह समूहन दो तरीके से करते हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा तरीका हो जाता है समांतर क्रम। अर्थात आवश्यक धारिता वाला संधारित्र प्राप्त करने के लिए संधारित्र दो या दो से अधिक संधारित्रों को हम दो तरीके से समूहित करते हैं, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। इसमें देखेंगे श्रेणी क्रम में धारिता का मान पहले श्रेणी क्रम में संधारित्रों का समूहन या संयोजन कह लें। उसके पहले परिपथ में जब हम उपयोग करते हैं तो परिपथ में उपयोग के समय या ऐसा कहें कि संधारित्र का संकेतन कैसे किया जाता है। संधारित्र का संकेतन इस तरीके से रहता है, ऐसे ये हम जानते हैं कि प्रत्येक संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? दो। ये दोनों प्लेट जो संकेत हम लेते हैं उस संकेत में इसकी जो ये बराबर होना चाहिए। ठीक, सामने वाले भाग को हम पहला प्लेट कहेंगे और लास्ट वाले भाग को दूसरा। श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए हम तीन संधारित्र लेते हैं। माना उन तीनों संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। इन धारिता वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। तो श्रेणी क्रम में संयोजन इनका इस तरीके से रहेगा, ये जैसे हो गया पहला संधारित्र C1, फिर दूसरा संधारित्र C2, तीसरा संधारित्र C3। इस तरीके से जोड़ा जाता है। इस तरीके में क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहले संधारित्र का जो अंतिम प्लेट है वह दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा है। ठीक, पहले संधारित्र का आखिरी भाग यानी दूसरा भाग, दूसरा प्लेट, वो दूसरे संधारित्र के पहले भाग से, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र का दूसरा भाग का मतलब उस संधारित्र का दूसरी प्लेट अगले आने वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा है। यह क्रम चलता है, इसी को कहा जाता है श्रेणी क्रम में संयोजन। और इसमें जो पहले संधारित्र का पहला भाग है वहां पर बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं।
अर्थात पहले भाग माना ये इस संयोजन में ये जो पहला भाग है उसको हम बिंदु ए पर ले लिए, पहले भाग को, जहां पर कि क्या जोड़ दिया, आवेश दिए। अंतिम भाग को इसको क्या किए, अंतिम भाग अर्थात ये कौन सा स्थान पर, बिंदु बी, इस सिरे को पृथ्वीकृत कर दिए ऐसे। इन पर आवेश जाएगा, इस कारण से पहला संधारित्र का पहला प्लेट जो है ये धन आवेश युक्त हो गया और यह दूसरा भाग क्या हो जाएगा, ऋण आवेश युक्त। और इसका बाह्य भाग कैसा हो जाएगा, धनात्मक। यह धनावेश कहाँ जाएगा, क्रमशः आगे बढ़ते हुए दूसरे संधारित्र की ओर, जिससे दूसरे संधारित्र का यह प्लेट कैसा रहेगा, धनात्मक, है ना। यह प्लेट कैसा हो जाएगा, धनात्मक अर्थात, और ये भाग कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। यह प्लेट है, पूरा का पूरा प्लेट कैसा हुआ, धनावेशित, अर्थात यहाँ पर C2 जो है प्लेट हुआ ऐसे धनावेशित और उसके बाद C2 का दूसरा भाग जो है वो ऋण आवेश वाला। इसके बाह्य भाग कैसा रहेगा, धन आवेश। ये क्रम चलते रहेगा, इस तरीके से इनकी प्लेटों पर आवेश आता है। और अंतिम संधारित्र का अंतिम प्लेट जो है, दूसरा प्लेट जो है, उसको कहाँ पर जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। इस प्रकार से समूहन के पश्चात इन संधारित्रों में क्या आ जाता है, विभव आता है। ठीक है, माना इनमें विभव कितना है, पहले में विभव है V1, दूसरे में विभव V2, तीसरे में विभव V3। आगे हम देखेंगे इसी में इसके बारे में अभी समझाया गया था। अब इसके लिए व्यंजक की स्थापना करते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे समूहित किया जाता है और उस समूहन में संधारित्रों में किस प्रकार से विभव आता है समझाया गया। अब देखते हैं हम इसके लिए व्यंजक। तो तीन संधारित्र C1, C2, C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया गया है। यहाँ पर Q आवेश दिए, इसके यहाँ पर विभव जो आया वह विभव था V1, यहाँ का विभव V2 और C3 पर विभव जो है वह V3। A और B के बीच का कुल विभव, बिंदु A और B के बीच का कुल विभव, दो बिंदु है मतलब विभवांतर है ना, तो इनका विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर एक स्थिति की चर्चा करेंगे, वह है संधारित्र की धारिता का सूत्र जो प्रारंभ में पढ़ा गया था। उसमें क्या बताया गया था कि चालक को जब आवेश देते हैं मतलब क्या, Q, तो Q का मान अनुक्रमानुपाती किसके होता है, V के, या बराबरी पे लिखें तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। इस सूत्र से हम, इस सूत्र के अनुसार हम V1 का मान देखते हैं, तो V1 बराबर आ जाएगा
इस सूत्र के अनुसार V1 का मान बराबर हो जाएगा Q/C1, V2 का मान होगा Q/C2, V3 का मान हो जाएगा Q/C3। V1, V2, V3 का मान इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में इस पूरे को समीकरण 2 दे देते हैं। दूसरा समीकरण, तो समीकरण 2 से मान रखने पर क्या आएगा? V इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ये अब यदि इस संयोजन की कुल धारिता का मान, इस क्रम में संयोजन करने पर इन तीनों संधारित्रों का जो संयोजन के पश्चात परिणामी धारिता प्राप्त होता है, कुल धारिता का मान कितना है? C। तब इस सूत्र से V इक्वल टू Q/C से V इक्वल टू Q/C का मान समीकरण 3 में रखने पर यह हो जाएगा Q/C इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, या Q/C इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये Q और एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C इक्वल टू आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह है संधारित्र की परिणामी धारिता का मान। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ध्यान दो, अगर एक अधिक संधारित्र है, जैसे यहाँ पर हम 3 लिए थे, 4 है, 5 है, 7 है, n है, उस स्थिति में क्या होगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने संधारित्र हैं प्रत्येक के सिरों पर क्या आएगा? विभव। तो वो आगे क्रम बढ़ते जाएगा। अब V का मान जब उस क्रम में बढ़ेगा तो उतने मान हम निकालेंगे, V1, V2, V3, Vn का मान, और फिर परिणामी धारिता का मान C V इक्वल टू Q/C रख करके प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर परिणामी धारिता, इस संधारित्र की परिणामी धारिता कितनी है? C। तो परिणामी धारिता का मान क्या प्राप्त हुआ? इस संयोजन से हमको क्या प्राप्त हुआ? इस संयोजन से यह पता चला कि परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे हम 5 बोलते हैं तो 5 का व्युत्क्रम 1/5 बोलते हैं, वैसे ही तो परिणामी धारिता C का व्युत्क्रम अर्थात 1/C के बराबर होता है। कौन? प्रत्येक संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम का योग। ठीक, ऐसे जैसे हम मान लें कि 3 संधारित्र है, चलो सिंपल से 2 लेकर चलते हैं। जैसे एक संधारित्र है, उसका मान है 2 माइक्रोफैराड और एक का है 4, तो कुल धारिता कितना होगा? तो कुल धारिता 2 धन 4 बराबर 6 ऐसा नहीं होगा। कुल धारिता मतलब 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर जाके उसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो C का मान आएगा। हाँ, तो थोड़ा सा एक बार फिर टॉपिक को देख लें।
तीन संधारित्र थे, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया गया। पहले संधारित्र पर V1 विभव, दूसरे पर V2, तीसरे पर V3, तीसरे का अंतिम यानी अंतिम संधारित्र का अंतिम प्लेट को पृथ्वीकृत कर दिए और प्रथम पर क्या दिए, आवेश दिए। अतः विभव पहले कुल विभव का मान V इक्वल टू V1 V2 V3 समीकरण नंबर 1 ले लिए। हम जानते हैं कि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके विभव के मान में भौतिक जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे उसका विभव जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है। और वह विभव उस चालक में किस रूप में आता है, उसकी धारिता के अनुपात में। तो ये धारिता जितनी रहेगी उसी हिसाब से उसका विभव बढ़ेगा। तो Q इक्वल टू क्या आया, C इंटू V। इस सूत्र का उपयोग करके हम V1 V2 V3 का मान निकाले और इस मान को यहाँ पर रखे तो V इक्वल टू आ गया Q अपन C1 प्लस Q अपन C2 प्लस Q अपन C3। एक सूत्र और इसी में परिणामी धारिता यदि C हो तब V इक्वल टू Q अपन C मान रख लिए तो Q अपन C इक्वल टू Q अपन C1 प्लस Q अपन C2 प्लस Q अपन C3, या अंतिम रिजल्ट 1 अपन C इक्वल टू 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3। इस पर आधारित एक अंकिक प्रश्न थोड़ा सा देखते हैं तो और टॉपिक क्लियर हो जाएगी। अब जैसे हमारे लिए एक प्रश्न, तीन संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड। ये C1 का मान कितना, C2 का मान 3 म्यू एफ और C3 का मान कितना 4 म्यू एफ। ये लिख लिए, मान दे दिया तो कुल मान कितना होगा। सूत्र क्या बताया गया, सूत्र आया था 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, या 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 का मान 2 धन 1 अपॉन C2 का मान कितना 3 और थर्ड नंबर वाले पे मान ले लेंगे तो ये। इसको सॉल्व करेंगे अब एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बताना जरा। 2, 3, 4 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्रों को आपस में श्रेणी क्रम में जब जोड़ा गया तो कुल धारिता का मान कितना प्राप्त होगा। अगर ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए या डायरेक्ट इसका आंसर पूछा जाए, कुल धारिता का मान कितना प्राप्त होगा, तो कितना आएगा उसका मान, कुल का मान कितना आएगा। चलो यहां पे मैं जो सॉल्व किया हूं उसको देख करके बताओ, कुल का मान कितना आया 13/12। ये छोटा सा गलती है यहां पर, देखो कि जो बता रहे हो ना 13/12 वो कुल के व्युत्क्रम का है। कुल मतलब C, हमको C का व्युत्क्रम, ठीक है। तो अभी जो बता रहे हो ना 13/12 वो तो कुल का व्युत्क्रम है। धारिता का जो मान है यानी अंतिम उत्तर जो है वो कितना रहेगा, ऐसा इस चीज का ध्यान देना है हमको। अब एक चीज और ध्यान दो थोड़ा सा, अगर हम 12 में 13 से भाग देते हैं, ठीक है, 12 में 13 से भाग देते हैं तो क्या भाग जाएगा। 12 में 13 से 13, देखो ये छोटा है और ये बड़ा, भाग देंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक है 0 से कम आएगा, सॉरी 0 से कम नहीं 1 से कम आएगा। 1 से मान क्या होगा, कम आएगा। यहां पर देखो मान 1 से ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा है, यह भी 1 से ज्यादा है। तो श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं ना, ध्यान दो मुख्य बात, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो कुल मान प्राप्त होता है वह कुल मान दिए गए मान में से दिए गए जो संधारित्र हैं उससे भी क्या है, कम वाला होता है। जैसे अगर मान लो दिया गया है 4
और 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र। ये अलग उदाहरण है, ये उत्तर हो गया पहले वाले का। एक अन्य कंडीशन लेते हैं जिसमें 2 संधारित्र हैं, कितना कितना है उसका मान, 4 और 6। तो इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, ये ले लेते हैं C1 का मान और ये है C2 का मान। तो 1/C इक्वल टू क्या जाएगा, 1/4 प्लस 1/6। वन अपॉन सी इक्वल टू कितना आ गया, 10/24। हाँ, तो C इक्वल टू क्या जाएगा, 24/10। कितना आया, 2.4। 4 और 6 मान वाले, माइक्रोफैरेड मान वाले 2 संधारित्र हैं, धारिता, इनकी धारिताएं हैं, तो उनको हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना था। तो जो सूत्र है श्रेणी क्रम में क्या होता है, जोड़ते समय कुल 1 बटे ग्रुप में होता है। तो 1/C इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। इनका सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, ये 24, 4 से डिवाइड किए 4 6 बार आया, यहाँ पे 6 से डिवाइड किए इसको 4 बार, 6 4 10, 10/24। 1/C का मान, इसलिए C का मान कितना आ जाएगा, 24/10, अर्थात कितना आया, 2.4 माइक्रोफैरेड। यहाँ पर भी देखो, ये जो मान प्राप्त हुआ है, जो दिया गया मान है, उन मानों से अधिक है या उससे कम है। तो निष्कर्ष क्या हो रहा है कि श्रेणी क्रम में जो जोड़ते हैं, जोड़ने पर जो अंतिम रिजल्ट आता है, अंतिम परिणाम जो आता है, वह मान दिए गए जो मान है, ठीक है, दिए गए मान में जो सबसे कम मान वाला है, दिए गए में जो सबसे कम, इन दोनों में सबसे कम कौन है, 4, उससे भी कम आता है। तो उससे भी कम मतलब देखो यहाँ पर 4 से भी कम आया। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो इनमें सबसे कम कौन है, 2। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें 12 को 13 से, तो जो उत्तर आएगा वह उत्तर 2 से भी कम। आई बात समझ में। तो हमको जो मान, जिस मान वाले संधारित्र अपने पास हैं, उससे भी कम वाला मान चाहिए रहता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अर्थात विद्युत धारिता के मान को घटाना है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक, आगे हम देखेंगे संधारित्र समूहन का समांतर क्रम। ठीक है, यह था श्रेणी क्रम का। हाँ, तो अभी हम संधारित्र के जो समूहन है उसमें श्रेणी क्रम देखे। हाँ, और श्रेणी क्रम में जो सूत्र आया वो था 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आगे देखते हैं समांतर क्रम। अगला समूहन जो श्रेणी क्रम से हट करके करते हैं वह होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में संधारित्रों का समूहन। इस क्रम में समूहन के लिए जितने संधारित्र हमको दिए जाए रहते हैं या जितने संधारित्र हमारे पास उपलब्ध हैं, उन संधारित्रों के सभी के पहले प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरे प्लेट को एक बिंदु पर, ऐसा कहें पहले सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और फिर
पहले वाले सिरे या पहले वाले बिंदु पर हम आवेश देते हैं, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और दूसरे वाला भाग को कहाँ कर देते हैं, पृथ्वी में जोड़ देते हैं। माना कि हमको 3 संधारित्र दिए गए हैं। 3 संधारित्र हैं C1, C2 और C3 धारिता वाले, अर्थात 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। C1, C2, C3। तब इनको समांतर क्रम में संयोजन करने के लिए इस प्रकार से संयोजित करेंगे जैसे ये तीनों संधारित्र हैं, यह है C1, C2 धारिता वाला और यह C3 धारिता वाला। इन तीनों के जो पहला प्लेट है, पहला सिरा जो है इनका, उनको हम एक बिंदु पर अर्थात एक जगह पर जोड़ लिए और अंतिम भाग को दूसरे में। फिर Q आवेश सिरे पहले पर अर्थात बिंदु A पर प्रवाहित किए और जो दूसरा सिरा जिसका नाम दे देते हैं बिंदु B, उसको पृथ्वीकृत कर देते हैं। ये इस प्रकार से इन तीनों संधारित्रों का जो पहला प्लेट है वो आवेश से जुड़ा हुआ है, धन आवेश से, और यह आवेश इनमें जाता है। पहले में माना आवेश का मान कितना है Q1, दूसरे में आवेश का मान Q2 और तीसरे में आवेश का मान Q3। ये कैसे आवेश हो जाएंगे, ये धनात्मक भाग है, इस कारण से क्या रहेगा, ये पूरा धन आवेशित। और दूसरा प्लेट कौन सा आवेश हो जाएगा, उसमें ऋण, ये हो जाएगा ऐसा। आवेश प्लस Q यहाँ पे गया, यहाँ पर जाने के पश्चात इस बिंदु से क्या हो गया, वो 3 भागों में बट गया। 3 भागों में बटने के पश्चात पहले संधारित्र में गया Q1 आवेश, दूसरे में गया यहाँ पर पहले में गया Q1, दूसरे में गया Q2 और तीसरे में Q3। आवेश तो वही है, लेकिन इनका मान प्लेट पर अलग अलग हो जाएगा। पहले वाले प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए ये धनात्मक, यहाँ के लिए धनात्मक, इस प्लेट के लिए ऋणात्मक, इस प्लेट के लिए ऋणात्मक, इस प्लेट के लिए धनात्मक, यहाँ पर धनात्मक और ये ऋणात्मक। इस पर कौन सा आवेश गया Q1, इस पर कौन सा गया Q2, इसमें कौन सा गया Q3। तो इन तीनों में मिला के कुल कितना आवेश गया, तो कुल आवेश बराबर Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सूत्र Q इक्वल टू C इंटू V से Q1 का मान हो जाएगा C1 V, Q2 का मान हो जाएगा C2 V, Q3 का मान हो जाएगा C3 V। इन मानों को इस समीकरण नंबर 1 में रखने पर आ जाएगा Q इक्वल टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। यहाँ पर Q क्या है, कुल आवेश जो समांतर क्रम में संयोजित संधारित्रों में भेजा गया, और उस कुल आवेश का मान Q1, Q2, Q3 इस रूप में अलग अलग संधारित्र में गया।
यदि कुल धारिता, इस संयोजन की कुल धारिता का मान कितना है, C है, तब इस Q में Q इक्वल टू CV रखने पर, अर्थात CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, या CV इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, ये V और यह भी कट गए, C इक्वल टू आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यह क्या है, C का मान, यह क्या है, कुल धारिता का मान, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे हम प्रश्न देखें इसमें कि 3 संधारित्र हैं, यदि C1 का मान कितना 2 माइक्रोफैरेड, C2 का मान 3 माइक्रोफैरेड, C3 का मान 4 माइक्रोफैरेड ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो मान है, C1 बराबर 2 ले लिए, C2 बराबर 3, C3 बराबर 4, और उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो कुल मान कितना प्राप्त होगा, तो कुल मान C बराबर हो जाएगा इस सूत्र से, C इक्वल टू मान रख देते हैं 2 धन 3 धन 4 बराबर हो जाएगा 9। ये समांतर क्रम में C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरेड और C3 बराबर 4 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र का क्या करना है, समूहन। कीजिए। तो यहां पर सूत्र C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 से C इक्वल, ये जोड़ दिए पूरा, तो C का मान कितना आया 9 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देखें, यहाँ पर क्या कुछ अलग दिख रहा है कि जो मान वाले जो संधारित्र हैं हमको प्राप्त हैं 2, 3, 4, उससे ज्यादा मान वाला प्राप्त हो रहा है। देखो उससे ज्यादा वाला प्राप्त हो रहा है, अर्थात समांतर क्रम में कितना होता है, जैसे 12 है एक का मान और एक का मान 10 है, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12 और 10 से भी ज्यादा, 12 और 10 22 हो गया, यानी सिंपल जुड़ रहा है, सीधे क्रम में जुड़ रहा है। अर्थात परिणामी विद्युत धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होता है। इसमें अगर हमको धारिता का मान बढ़ाना है तो कौन से क्रम में जोड़ते हैं हम, धारिता के मान को बढ़ाना है तो समांतर क्रम में, बढ़ाने के लिए समांतर क्रम और घटाने के लिए श्रेणी क्रम। ठीक है, यहां पर एक शब्द में बोला बढ़ाने के लिए समांतर क्रम और घटाने के लिए श्रेणी क्रम। इस शब्द का मतलब ऐसा कि परिपथ में अगर लगा हुआ है तो उस समय घटा दें, ऐसा नहीं, मतलब संधारित्र में विद्युत परिपथ में संधारित्र लगा हुआ है, उस दौरान यदि हम कहें कि कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, वैसे नहीं। हमको आवश्यकता है कम मान वाले, घटाने से शब्द से तात्पर्य है कम मान वाले की, और बढ़ाने से तात्पर्य है अधिक, यानी हमारे पास जो उपलब्ध हैं उनसे अधिक। एक एग्जांपल 6, 7, 9। अब यदि इनको 6, 7, 9 से, इनमें सबसे कम वाला कौन है 6 से भी कम मान वाला चाहिए, तब कौन सा क्रम में जोड़ेंगे हम, श्रेणी क्रम में। और यहाँ पे सबसे अधिक कौन है 9, स्वाभाविक है 9 6 से भी ज्यादा है, 7 से भी ज्यादा है, तो जो सबसे अधिक वाला है उससे भी ज्यादा वाला चाहिए, तो कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में। ये मुख्य बात है। आगे हम चलेंगे अब अगला टॉपिक पर। परावैद्युत माध्यम।
परावैद्युत माध्यम शब्द से क्या तात्पर्य है? देखो, सबसे पहले हम माध्यम को किस रूप में समझते हैं। माध्यम से तात्पर्य हम ऐसा कहें कि किसी वस्तु के परितः यदि हम माध्यम देखते हैं या किसी वस्तु के बीच में रहेगा तब भी वो एक प्रकार से किसी न किसी रूप में उसके परितः है ना। तो उसके परितः, माध्यम शब्द से तात्पर्य किसी वस्तु के परितः या किसी वस्तु के आसपास में कोई वस्तु, ठीक है, किसी पदार्थ के रूप में। यहां शब्द आया पदार्थ के रूप में। अब पदार्थ के रूप में से तात्पर्य पदार्थ की अवस्थाओं पे चले जाएंगे तो ठोस होता है, द्रव होता है, गैस। जैसे मेरे पास में यहां पर भी एक माध्यम है, वो माध्यम पदार्थ के रूप में है। पदार्थ की कौन सी अवस्था के रूप में है? वो गैसीय अवस्था के रूप में। हमारे आसपास में क्या है? वायु है ना। तो वैसे ही परावैद्युत माध्यम क्या है? तो परावैद्युत माध्यम ऐसा पदार्थ है, अभी तो मैं सिर्फ माध्यम के बारे में बताया था, अब परावैद्युत माध्यम के रूप में आते हैं। तो परावैद्युत माध्यम ऐसा पदार्थ है जो अपने में विद्युत को परावैद्युत माध्यम विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते। अर्थात परावैद्युत ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, परावैद्युत ऐसे पदार्थ हैं जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते। देखो, हम जब पढ़ते हैं कि सामान्य विद्युत चालक के बारे में, तो जो पदार्थ विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता उसको हम कहते हैं विद्युत रोधी, ऐसा शब्द बोलते हैं ना। तो तुलनात्मक ऐसा अगर किया जाए तो परावैद्युत पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ को क्या पदार्थ कहा जा सकता है? विद्युत रोधी। भाई वो विद्युत को प्रवाहित होने नहीं दे रहा है। विद्युत प्रवाहित होने नहीं दे रहा है मतलब क्या कर रहा है? वो विद्युत को रोधी हुआ है ना। इसमें एक गुण यह है कि विद्युत के प्रवाह तो होने नहीं देते, लेकिन उसके प्रभाव को क्या करते हैं? ये दर्शाते हैं। विद्युत के प्रभाव को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ये पदार्थ जब कहीं पर उपलब्ध हैं, किसी जगह पर हैं, तो वह जगह क्या हो जाता है? वो माध्यम। तो हम क्या कहते हैं उसको? परावैद्युत माध्यम। जब इन पदार्थों को, कैसे पदार्थों को? परावैद्युत पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये पदार्थ क्या हो जाते हैं? विद्युत क्षेत्र में ध्रुवित हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र में ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित होने के पहले वाले पॉइंट पे थोड़ा सा चर्चा करें। विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते से तात्पर्य क्या है? विद्युत का प्रवाह मतलब आवेश का प्रवाह। ऐसे पदार्थों में क्या होता है? ऐसे पदार्थ में जो आवेश हैं, प्रत्येक पदार्थ में दो प्रकार के आवेशित कण मुख्यतः पाए जाते हैं। नाभिक में कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन पर धन आवेश। और उसके चारों ओर कौन? इलेक्ट्रॉन। ये सब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने के कारण वे आवेशहीन होते हैं। पदार्थ पूर्णतः कैसे होते हैं? आवेशहीन। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की जो संख्या है, तो उस पर कोई आवेश रहता है क्या? नहीं। पदार्थ की जब हम संरचना देखते हैं तो उसमें क्या होता है? वो छोटे छोटे अणुओं से बना होता है। तो ये जो अणु हैं वो किस प्रकार से रहते हैं? इस तरीके से। मतलब कोई व्यवस्थित है क्या? ये नहीं। पास तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? शून्य कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हैं? शून्य। और इसमें आवेश का प्रवाह हो पाता है क्या? नहीं। इसलिए विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते। ये दो प्रकार के हो जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा स्थिति रहता है,
और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें ये स्थिति, अब इन दोनों स्थितियों की व्याख्या समझो जरा। यहां पर एक क्या है, धन आवेश, और ये कौन है, क्या दोनों आवेश एक ही जगह पर केंद्रित हैं क्या? नहीं, मैं यहां पर बोल रहा हूं यहीं पर धन आवेश भी है और यहीं पर ऋण आवेश भी है, दोनों आवेश नहीं, दोनों आवेशों का क्या है, ये केंद्र है। तो इसका धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र कहां पर है, एक जगह पर है, एक जगह पर है मतलब समपाती है। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम, अध्रुवी। ध्रुवित है क्या, इसमें धन और ऋण ध्रुवित है क्या, नहीं, और इसमें धन और ऋण क्या हो गए हैं, ध्रुवित हो गए हैं। तो इसमें भी इसमें भी दोनों ये जैसे यह ध्रुवित है, मतलब इसको क्या कहेंगे, ध्रुवी, और इसको कहेंगे हम अध्रुवी, परावैद्युत। अभी इस पर आवेश है नहीं, इस पर आवेश है नहीं, आवेश होने के बावजूद ये बिना आवेश का है, क्यों, क्योंकि वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। जब ऐसे पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, किस में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में, तो ये पदार्थ क्या करते हैं, उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं, अर्थात इस तरीके से जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये जो अध्रुवी पदार्थ है इसमें क्या होता है, ध्रुवी पदार्थ के तो जो धनावेश और ऋणावेश का केंद्र है वो संपाती नहीं था, एक स्थान पर नहीं था केंद्रित, लेकिन अध्रुवी में तो वो केंद्रित है, अध्रुवी पदार्थ में एक ही केंद्र पर है आवेश का। तो ये जो है अपने स्थान से खिसक जाते हैं, और खिसक जाने कर क्या करते हैं, यह भी जो है ध्रुवित हो जाते हैं, यह भी क्या होते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। कब, जब ये पदार्थ किस में रहते हैं, विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में जब होते हैं तो इनके धन आवेश और ऋण आवेश थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं, अब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का विस्थापन क्या कहलाता है, परावैद्युत का ध्रुवण, यह कहलाता है परावैद्युत का ध्रुवण। अब जब किसी परावैद्युत पदार्थ को, चाहे वो ध्रुवीय हो या अध्रुवीय, संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं, तो क्या होता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब रखते हैं तो ये देखो, ये संधारित्र का प्लेट ये तो धनावेशित है, और ये कैसा है, ऋण आवेश वाला। एक संधारित्र है, उसकी दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये और एक नाम दे देते हैं प्लेट पी, प्लेट क्यू। इनके बीच में क्या रखा गया है, एक परावैद्युत पदार्थ को, अर्थात इसके बीच में परावैद्युत माध्यम है। जब इनको रखा गया तब क्या हुआ, यह भाग कैसा हो गया, ऋणात्मक, और यह भाग कैसा है, आई बात समझ में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण। बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाती है, पी से क्यू की ओर, लेकिन उस परावैद्युत पदार्थ के अंदर में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो कैसी रहेगी, वह तीव्रता को ले लेते हैं हम ई डैश, तो उसको देख रहे हैं वो कैसा है, वो पी से क्यू की दिशा के विपरीत, यानी तीव्रता ई के, ई वाले तीव्रता के क्या है, विपरीत है। इस कारण से कुल तीव्रता के मान में क्या आ जाती है, कमी, है ना, कुल तीव्रता का मान कुल तीव्रता के मान में कमी हो जाती है, तो विभव भी कम हो जाता है, और विभव कम हो जाता है तो इस संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो निष्कर्ष क्या निकला, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, या ऐसा कहें परावैद्युत माध्यम जो है वह विद्युत धारिता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।